हेलो दोस्तों, आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है राजपूत काल। यह 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक चलता है। जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो जाता है और इन्हीं अभाव के कारण छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इनके संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। आइए देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी में होता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं। इनमें चौहान, प्रतिहार, परमार, चंदेल, गढ़वाल ये सारे प्रमुख राजवंश थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदल रहा था, उसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इससे राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वाले के ऊपर चला जाता था और इससे राजा की शक्ति घटने लगी थी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए थे जो राजा के नियंत्रण से बहुत दूर हो गए थे और इन्हीं सब के फलस्वरूप राजा के क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उत्पन्न हुए या उदित हुए और इन्हीं को राजपूत कहा गया। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक है। धीरे धीरे क्षेत्रीय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब आइए हम प्रमुख राजवंश के बारे में देखते हैं, जिनमें पहला राजवंश है प्रतिहार वंश। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था पहला, वो नागभट्ट प्रथम था और प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया इन्होंने ही। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में जो सुप्रसिद्ध रचनाकार थे वे थे राजशेखर थे, निवास करते थे उनके दरबार में। इनमें प्रतिहार वंश में जितने भी शासक हुए ये इस प्रकार हैं। नागभट्ट प्रथम, इन्होंने 730 से लेकर 756 ईस्वी तक शासन किया। ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। फिर वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। अब आइए हम देखते हैं गढ़वाल वंश के बारे में। इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जबकि इनकी दूसरी राजधानी काशी थी। और इस वंश के शासक गोविंद चंद अनेक तुर्क आक्रमण को विफल किए थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक था जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ये गढ़वाल वंश के शासक थे, जिनमें चंद्रदेव जो संस्थापक था 1080 से लेकर 1085 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। फिर गोविंद चंद, विजय चंद और जयचंद, ये वही जयचंद है जिसे मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ये राजपूत कालीन उत्तर भारत है जो 7वीं से 11वीं शताब्दी तक था। इनमें पाल, चंदेल, चौहान, प्रतिहार, परमार ये सभी जो राज्य करते थे, इसका ये मैप है। अब आइए हम देखते हैं चौहान वंश के बारे में। इसे चहमान भी कहते थे। ये अजमेर से लेकर दिल्ली तक अपना शासन किए। ये अजमेर और दिल्ली से अपना शासन किए। और इस वंश की स्थापना किसने की थी? वसुदेव ने। किस वंश की? चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बना लिया और इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी हम जानते हैं। पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अब हम आइए देखते हैं अगले वंश के बारे में, जो है चंदेल वंश। इसके संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संस्थापक नन्नुक थे और चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल वंश में यशोवर्मन, धंगदेव, गंगदेव ये सभी शासक देखने को मिलते हैं। अब हम परमार वंश के बारे में जानते हैं। परमार वंश
इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र से की थी। किसने की थी? उपेंद्र ने मालवा क्षेत्र से। और मालवा यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहीं से इसकी स्थापना हुई थी। और इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो मुंज था। कौन था? मुंज। 773 ईस्वी से लेके 995 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और राजा भोज, जिसने 1017 या 1017 से लेकर 1060 ईस्वी तक शासन किया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया था। ये कहाँ से शासन करते थे? मालवा क्षेत्र से। यहीं से उन्होंने स्थापना भी की थी। आइए अब हम पाल वंश के बारे में देखते हैं। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज्य स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना करी थी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आ गई। कब? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में ये पाल वंश के प्रमुख शासक हैं। गोपाल जो इसकी स्थापना करता है, धर्मपाल जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। 770 ईस्वी से लेकर 815 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। फिर महिपाल, नयपाल, रामपाल इसके और प्रमुख शासक थे। आइए अब हम राजपूतकालीन समाज के बारे में जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं राजपूतकालीन समाज कैसा था। यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इस समय सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी थी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांवों में ग्राम पंचायत होती थी। ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। मौर्यों के समय उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव गांवों पर नहीं पड़ता था। सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग होते थे प्रमुख। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान और आतिथ्य का भाव होता था। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा आन बान शान इनकी सोच विकसित थी इस तरह की। और इनकी गुण गाथाएँ भी गाई जाने लगी थी। ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहनते थे। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण ही थी। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ही कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों का मानसिक सोच संकुचित हो चुका था। अब राजपूत शासन में, राजपूतकालीन समाज में कला कैसी थी, अब हम ये देखते हैं। राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ साथ कला और साहित्य में भी बहुत रुचि रखते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन और मंदिरों का निर्माण कराया। इनको देखने के लिए आज भी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। उत्तर भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिर बनवाए थे, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर यहाँ का एक प्रमुख उदाहरण है। तथा चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु, जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए थे। इनमें खजुराहो का कंदरिया महादेव प्रमुख है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो का कंदरिया महादेव ये अपनी बनावट के लिए ही प्रसिद्ध है। इसमें पीले रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें प्रमुख क्या है कि चंदेल राजा शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर बनवाते थे। खजुराहो का कंदरिया महादेव महत्वपूर्ण है और बनावट के लिए ये मंदिर को पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बनाते थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर रथ के आकार का था, जिसमें 12 पहिए थे, 7 घोड़े थे। रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं ये घोड़े। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता थी कि ये धन धान्य से परिपूर्ण थे। अब आइए यहाँ के शिक्षा और साहित्य के बारे में देखते हैं। राजपूत शासकों के समय आश्रमों, पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा दी जाती थी। इसी समय पे नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज,
काशी, धारा नगरी ये सभी प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। इस काल में नाटक, काव्य और ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से राजशेखर की बाल रामायण इम्पॉर्टेंट है। राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध ये एक नाटक है। कल्हड़ की राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ है। जयदेव का गीत गोविंद ये काव्य है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि ग्रंथ भी लिखे गए। इसमें एक उदाहरण के लिए चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासव का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। मंदिर निर्माण के बारे में देख लेते हैं। मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की दो शैलियाँ उत्तर भारत में देखने को मिलती हैं, उत्तर और दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं। उत्तर भारतीय शैली जो है वो नागर है और दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। इनमें मुख्यतः भेद मंदिरों के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारत के जो शिखर थे वो आकार में टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहते थे। जैसे ये उत्तर भारत का मंदिर है और ये है दक्षिण भारत का मंदिर। दक्षिण भारत में जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी कि मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर नहीं, ये उत्तर भारत की ही विशेषता है कि उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य से खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरण के लिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का इसका उदाहरण है, जो कि नागर शैली का है। अब हम आइए देख लेते हैं द्रविड़ शैली का। इसमें जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी कि दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे। इनमें कई खंड होते थे, जैसे 1, 2, 3 ये सब खंड हैं, और प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता था। जैसे ये बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर ऐसे ऐसे होता था, और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था, छोटा और गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था। इनमें क्या था? स्तंभों का मुख्य स्थान था, और ये हमको उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थरों को जमाने के लिए चूने व गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वो बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहते थे। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। ये थोड़ा सा जानने लायक बात है कि बंगाल का जो सेन वंश, हम पीछे भी पढ़े थे, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। सेन शासनकाल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ, और इसी काल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। हम ऊपर पढ़े हैं अभी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इनको आप करिएगा और भी क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो सनी सर का NCERT और SCERT फिल्टर सीरीज चल रहा है, आप इस पे पढ़ के जाइए और वहाँ से लगाइए, आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।